हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हमारे संविधान के उन खास पन्नों की जो असल में भारत की आत्मा की रक्षा करते हैं। जी हाँ, ये वो 5 अधिकार हैं जो हमारी आस्था को, हमारी संस्कृति को एक मजबूत कवच पहनाते हैं। तो चलिए आज इन्हें एक एक करके समझते हैं। ये सवाल वाकई में बहुत बड़ा है ना? जरा सोचिए, भारत जैसा देश जहां इतनी विविधता है, मतलब हर कुछ किलोमीटर्स पर बोली, रहन सहन, मान्यताएं सब बदल जाता है। ऐसे में सबके साथ बराबरी और न्याय कैसे हो? खैर, इसका जवाब कहीं और नहीं, हमारे अपने संविधान में ही छिपा है और आज हम इसी जवाब की परतों को एक एक करके खोलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी बुनियाद को समझते हैं। ये जो अधिकार है ना, ये हमारे संविधान के पार्ट 3 में दिए गए हैं। इन्हें मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अब सवाल उठता है कि इन्हें मौलिक क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये हर नागरिक के सम्मान के लिए, उसके विकास के लिए बेहद जरूरी हैं। आप कह सकते हैं कि ये हमारे लोकतंत्र की नींव हैं, जिसके बिना पूरी इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे पहले अधिकार पर, यानी आर्टिकल 26। अगर मैं इसे एकदम आसान भाषा में समझाऊं तो ये अधिकार सभी धार्मिक समुदायों को अपना घर, मतलब अपने धार्मिक मामले खुद संभालने की पूरी आजादी देता है। तो इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, जैसे कोई परिवार या कोई क्लब अपने घर को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपने नियमों से चलाता है ना, ठीक वैसे ही कोई भी धार्मिक समूह अपने मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों या गुरुद्वारों को अपने तौर तरीकों से मैनेज कर सकता है। ये उन्हें अपनी पहचान को बनाए रखने की एक तरह की आजादी, एक ऑटोनॉमी देता है। असल में ना, ये अधिकार 4 अलग-अलग आजादियों का एक पूरा पैकेज है। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। पहला, कोई भी समुदाय धार्मिक या चैरिटेबल कामों के लिए अपने संस्थान जैसे स्कूल या अस्पताल बना सकता है। दूसरा, वो अपने धर्म से जुड़े मामलों को खुद मैनेज कर सकते हैं। तीसरा, वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उसके मालिक हो सकते हैं। और चौथा, वो कानून के दायरे में रहकर उस प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। अब अगर असल जिंदगी में इसका एक उदाहरण देखें तो सबसे बेहतरीन है अजमेर शरीफ दरगाह का मामला। देखिए, इसके मैनेजमेंट के लिए एक खास कानून है, दरगाह ख्वाजा साहिब एक्ट। अब ये कानून करता क्या है? ये दरगाह के एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों को तो रेगुलेट करता है, लेकिन उसके जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, जो मान्यताएं हैं, उनमें कोई दखल नहीं देता। ये कानून और आस्था के बीच एक परफेक्ट बैलेंस का उदाहरण है। तो ठीक है, आर्टिकल 26 ने तो धार्मिक समुदायों को अधिकार दे दिए, लेकिन सरकार का क्या रोल है इसमें? यहीं पर आते हैं हमारे अगले 2 महत्वपूर्ण आर्टिकल्स 27 और 28। ये दोनों आर्टिकल्स ये पक्का करते हैं कि सरकार धार्मिक मामलों में एकदम न्यूट्रल रहे, निष्पक्ष रहे। कह सकते हैं कि ये वो नियम हैं जो हमारे देश के सेक्युलर ताने बाने को मजबूत करते हैं। आर्टिकल 27 को समझने का सबसे आसान तरीका है, देश के खजाने को एक बड़ी सी गुल्लक मान लीजिए। अब इस गुल्लक में पैसा कौन डालता है? हम सब, यानी हर धर्म और हर मान्यता के लोग, टैक्स के रूप में। तो जाहिर सी बात है, इस गुल्लक का पैसा किसी एक खास धर्म को प्रमोट करने के लिए खर्च नहीं किया जा सकता। ये पैसा सबका है और सबके लिए है। हाँ, अब आर्टिकल 28 में एक बहुत जरूरी बात कही गई है, खासकर स्कूलों को लेकर। देखिए, जो स्कूल पूरी तरह से सरकारी पैसे पे चलते हैं, मतलब होली स्टेट फंडेड हैं, वहां किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन जो स्कूल सरकार से कुछ मदद लेते हैं, मतलब स्टेट एडेड हैं, वहां धार्मिक शिक्षा दी तो जा सकती है, पर किसी भी स्टूडेंट को उसमें शामिल होने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। इसके लिए स्टूडेंट की, या अगर वो नाबालिग है तो उसके पेरेंट्स की सहमति जरूरी है। यहां तक तो बात हुई उन अधिकारों की जो मोटे तौर पर सभी पर लागू होते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि उन समुदायों का क्या जो संख्या में कम है? क्या उनके लिए कोई खास सुरक्षा है? जी हां, बिल्कुल है। हमारा संविधान उनका भी पूरा ख्याल रखता है। और यहीं पर तस्वीर में आता है आर्टिकल 29। आप इसे अल्पसंख्यकों की जो अनोखी पहचान है, उनकी संस्कृति है, उसके लिए एक संवैधानिक ढाल समझ सकते हैं। ये आर्टिकल ये पक्का करता है कि उनकी भाषा, उनकी लिपि, उनकी संस्कृति हमेशा जिंदा रहे और फले फूले। इस आर्टिकल में ना 2 बहुत मजबूत पिलर्स हैं। पहला है कल्चरल राइट, मतलब नागरिकों के किसी भी ग्रुप की अगर अपनी कोई अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है तो उसे बचाने का पूरा हक है। और दूसरा है एजुकेशनल राइट। ये कहता है कि किसी भी नागरिक को किसी भी सरकारी या सरकार से मदद पाने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता। मतलब ये नियम एकदम साफ है।
जरा सोचिए, कोई कॉलेज है जिसे सरकार से मदद मिलती है, वो कॉलेज ये नहीं कह सकता कि भाई हम तो सिर्फ एक खास धर्म के बच्चों को ही एडमिशन देंगे। अगर वो ऐसा करता है तो ये सीधे सीधे आर्टिकल 29 का उल्लंघन माना जाएगा। अब आते हैं आर्टिकल 30 पर। और ये जो है ना, ये आर्टिकल 29 से एक कदम और आगे जाता है। कैसे? देखिए, आर्टिकल 29 जहां कल्चर को बचाने, उसे कंजर्व करने की बात करता है, वहीं आर्टिकल 30 उसे एक्टिव होकर प्रमोट करने का अधिकार देता है। और ये होगा कैसे? अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाकर। यही इस आर्टिकल का मूल वादा है। और यहां एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ धार्मिक माइनॉरिटी नहीं है, बल्कि भाषाई माइनॉरिटी भी है। मतलब वो अपनी पसंद के स्कूल कॉलेज न सिर्फ खोल सकते हैं, बल्कि उन्हें अपने हिसाब से चला भी सकते हैं। ये जो एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर यानी स्थापना और प्रशासन का अधिकार है ना, इसके बहुत गहरे मायने हैं। इसका मतलब ये है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन संस्थानों को इस तरह चला सकती हैं जिससे उनकी सांस्कृतिक विरासत न सिर्फ बची रहे, बल्कि आगे भी बढ़े, चाहे वो अपने करिकुलम के जरिए हो या फिर मैनेजमेंट के अपने खास तरीकों से। आज हम पूरे भारत में जो इतने सारे माइनॉरिटी रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स देखते हैं, वो इसी अधिकार का जीता जागता सबूत हैं। ये संस्थान हमारे संविधान की उसी खूबसूरत भावना को दिखाते हैं जो डाइवर्सिटी की इज्जत करती है और उसे आगे बढ़ने का मौका देती है। तो चलिए, अभी तक हमने 5 बहुत ही जरूरी अधिकारों के बारे में जाना। ऐसा करते हैं, एक बार फटाफट इन सभी को दोहरा लेते हैं, एक क्विक रिकैप, ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो ये हैं हमारे संविधान के वो 5 वादे, एक एक करके याद करते हैं। आर्टिकल 26, धार्मिक समूहों को अपने मामले मैनेज करने की आज़ादी। आर्टिकल 27, जनता का टैक्स किसी एक धर्म के लिए नहीं। आर्टिकल 28, सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा से आज़ादी। आर्टिकल 29, माइनॉरिटीज़ अपनी भाषा संस्कृति को बचा सकते हैं। और आखिर में आर्टिकल 30, माइनॉरिटीज़ अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं और चला सकते हैं। और जैसा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, इस देश में धार्मिक अवधारणाएं इतनी विशाल हैं कि वे जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के हर पहलू को कवर करती हैं। ये बात हमें याद दिलाती है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने इतनी गहराई से सोचकर ये नियम क्यों बनाए। वो जानते थे कि भारत में धर्म लोगों की जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा है और इसीलिए एक न्यायपूर्ण समाज के लिए साफ साफ नियम बनाना बहुत जरूरी था। तो कुल मिलाकर देखें तो ये 5 आर्टिकल्स मिलकर एक ऐसा मजबूत ढांचा तैयार करते हैं जो ये पक्का करता है कि भारत अपनी तमाम विविधताओं के बावजूद एक सेक्युलर और सबके लिए एक बराबर और न्यायपूर्ण समाज बना रहे। यह असल में समुदायों की आज़ादी और सरकार की निष्पक्षता के बीच एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस है। और अंत में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को छोड़ना चाहूंगा। ये अधिकार 75 साल से भी पहले लिखे गए थे। ये सिर्फ संविधान की किताब में लिखे कुछ शब्द नहीं हैं। ये हमारे आज को, हमारे समाज को आकार देते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि ये अधिकार आज के भारत को, जिस भारत को हम रोज देखते हैं, उसे कैसे शक्ल देते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं।